हेलो दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट सेट और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो पहले इसके परिभाषा देख लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष वक्तव्यम, वाची अर्थात व्यक्तवाणी, भाष्यते वक्तव्यग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के लिए भारतीय विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है। ये हमारे भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में अपने अपने अनुसार परिभाषाएं व्यक्त किए हैं। तो पहला है व्यक्तावाची वर्ण ऐसा ता इमे व्यक्तावाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो इसे किन्होंने कहा? पतंजलि के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। तो ये इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं वो हम लोग करते ही हैं। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, मैं आपसे बता रही हूँ कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में ये परिभाषाएं दी है, तो आप लोग उसको भली भांति समझ रहे हैं और आप लोग जो दूसरों से बात करोगे वो लोग उसको समझेंगे। यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी बोलेंगे उसको मैं समझूंगी। हमारा तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चौथा है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार, भाषा मनुष्यों की वह चेष्टा, उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पांचवा है बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। छठवा है सुकुमार सेन के अनुसार, अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। सातवां है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विशेषण और अध्ययन हो सके। ये है भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में, मतलब भाषा के बारे में हमारे जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है। तो यहाँ पर हम लोग उसके वर्गीकरण को देखेंगे कि भाषा के कितने वर्गीकरण हैं। तो हम लोग देखेंगे विश्व में जितने भी भाषाएं हैं उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहला है, कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने 2796 बताई है और कुछ विद्वान हैं जिन्होंने 3000 बताई है। तो संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। एक उसके आकार, रचना, उसके जो बनावट है उसके अनुसार उसकी वर्गीकरण है, और दूसरा है पारिवारिक, जैसे कि मतलब वंश जैसे वंश वृक्ष बनाते हैं ना हम लोग, वंश के अनुसार वैसे ही है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक
वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के रूप में भी जाना जा सकता है। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। किसने किया था विश्व की भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण? सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण को हम लोग निम्न ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आकृति मूलक वर्गीकरण के जो कितने भागों में वर्गीकृत है उसको देखेंगे हम लोग। तो है पहला है आयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक। तो योगात्मक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अश्लिष्ट और श्लिष्ट, और तीसरा है परिश्लिष्ट है। ये तीसरा उसका प्रश्लिष्ट है। तो पहला है अश्लिष्ट, उसको देखेंगे। तो इसमें है पूर्व योगात्मक और मध्य योगात्मक। और श्लिष्ट के अंतर्गत ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, IMP है ये। तो इसमें पहला आता है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत है संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के अंतर्गत भी है संयोगात्मक और वियोगात्मक। अब तीसरा है प्रश्लिष्ट। तो पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो हम लोगों ने देखा कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो कितने भागों में वर्गीकृत है। अब हम लोग देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण को देखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं। पहला है पद रचना, दूसरा है वाक्य रचना, तीसरा है ध्वनि रचना, चौथा है अर्थ, पांचवा है शब्द और छठवां है स्थानिक समीपता। तो विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेम फॉन हिम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फिल्ड्रेल म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। तो हम लोग अभी देखेंगे 18 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। पहला है भारोपीय परिवार, जो कि भारत यूरोपीय बोलते हैं। द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार, शामी हामी परिवार, सुदानी परिवार, बंतू परिवार। होतेंतोत बुश्मैनी परिवार, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, अमेरिकी परिवार। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख भाषा परिवार है 18 है, उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। अब उसके बाद आगे देखेंगे भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम और केतु के 2 वर्गों में बांटा जाता है। सप्तम वर्ग में है भारत ईरानी आर्य, दूसरा है बाल्टो स्लाविक, तीसरा है आर्मेनिक, चौथा है अल्बानी, और केतुम के अंतर्गत है, केतुम वर्ग के अंतर्गत देखेंगे जर्मानिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक। तो हम लोगों ने देखा सप्तम और केतुम के वर्ग को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है।
ईरानी दादर और भारतीय आर्य भाषा। तो ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, जो 7वीं सदी ईस्वी पूर्व। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को चीन भी कहते हैं। महाकवि फिरौदी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। सो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भाषाओं का वर्गीकरण देखेंगे और तो आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।